What's up, guys? Good evening to all of you, and welcome to Study Mission. I hope all of you well. So आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। और देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को एक बात बता दें आप लोगों को कि सुबह में जो द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस आता था, तो आज जैसा कि मैं सुबह में करंट अफेयर्स हमारा वीडियो देखेंगे, तो करंट अफेयर्स का वीडियो मेरा आ रखा है, तो उसको जाइए देखिए। और उसमें मैंने बताया था कि द हिंदू के जो पेपर है वो तो आया है मेरे पास, लेकिन जब द हिंदू में जो एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करते हैं, काफ़ी एडिटोरियल से ही क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन में, चाहे सिविल सर्विसेज में। तो वो एडिटोरियल पेज आज नहीं आया है। एडिटोरियल पेज जो एडिटोरियल होते हैं, जो लिखते हैं राइटर, वो संडे को उनकी हाफ डे होता है, तो संडे को नहीं लिखते हैं, तो इसलिए आज मैं वो लेक्चर नहीं लेकर आया। और उसके उसके अलावा मैं ये लेक्चर आया हूँ लेकर, उसको रिप्लेस कर इसको, इस लेक्चर को मैं लेकर आया हूँ। और इस लेक्चर में हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी का हम लोग स्टार्ट किए थे, हिंदी व्याकरण हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 10th का। और कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हिंदी का जो क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको हम लोग स्टार्ट किए थे। तो 3 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, 3 चैप्टर 3 लेसन हम लोग कवर कर चुके हैं, जो कि जिसमें आपका समास था, उपसर्ग था और प्रत्यय था। तो ये 3 चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये तीनों चैप्टर को जाइए और देखिए हमारा वीडियो को। और ये 4th चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, नया चैप्टर हिंदी का, हिंदी ग्रामर का, तो वही देखेंगे हम लोग आज के लेक्चर में। तो आइए सबसे पहले मैं कोट्स के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को मोटिवेट करिए, डिमोटिवेट नहीं होना है, और आगे बढ़ते रहिए। तो आपको शिखर पर अगर जाना होगा, देखिए कहा जाता है कि अगर आपको गुरु के ज्ञान लेना है तो आपको गुरु की ज़रूरत हो जाती है। आपको अगर अच्छा ज्ञान लेना है, अच्छा नॉलेज लेना है, तो आपको गुरु की और एक शिष्य की ज़रूरत हो जाती है। तो इसलिए अगर गुरु की ज़रूरत होती है, अगर अच्छा गुरु है तो ठीक है, अच्छे गुरु की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपके गुरु से उतना ज्ञान अचीव नहीं हो पा रहा है, आपके गुरु से उतना नॉलेज सही नहीं मिल रहा है, तो फिर आप बिना गुरु के ही सही है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मंजिल पे जाना है, तो आपको पहले रास्ता तय करना पड़ेगा। आपको शिखर पर जाने के लिए सही सही रास्ता ज़रूरी होता है। तो इसलिए शिखर पे जाना है, आपको ज्ञान के पास जाना है, ज्ञान को अचीव करना है, आपको सही गुरु भी होना चाहिए। इसी तरह आपको शिखर पे जाना है, सही रास्ता पे जाना है, तो सही रास्ता भी ज़रूरी होना चाहिए। शिखर पे जाना है तो ठीक है, तो वही बात कर रहा है ये कोट्स। तो सही रास्ता चुनिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, और देखिए किसी के प्रेशर में नहीं आना है, अपने आप रास्ता चुनना है। क्या रास्ता चुनना है आपको डिसाइड करना है, तो अपने आप को डिसाइड करिए और आगे बढ़िए। तो आइए चलते हैं, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग हिंदी व्याकरण का, जैसा कि मैंने बताया था। तो आइए आज हिंदी व्याकरण का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है वाक्य भेद। वाक्य भेद चैप्टर है, और इस वाक्य भेद के चैप्टर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो होता है वो इंग्लिश में भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हिंदी में भी, कंपटीशन के हिसाब से, और क्लास 10th वालों के बच्चों के लिए, 9th वालों के बच्चों के लिए। तो आइए देखते हैं हिंदी में हम वाक्य भेद। वाक्य किसे कहते हैं पहले तो हम बता दें, और वाक्य बनता कैसे हैं। मैंने जैसे कि फर्स्ट लेक्चर जब आया था मेरा हिंदी का, तो उसमें मैंने बताया था हिंदी ग्रामर के रिलेटेड जो भी बैकग्राउंड साइड से, तो उसको मैं बता दूं पहले। तो वर्ड के इस वर्ड से, एक एक वर्ड से, एक एक वर्ड से, एक एक अक्षर से जो शब्द बनता है, और एक एक शब्द जुड़कर वाक्य बनता है, तो वही है वाक्य। वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे। तो वाक्य जान गए कैसे बनता है। तो वाक्य होता है छोटी से छोटी इकाई को जोड़कर हम लोग वाक्य बनाते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। ये परिभाषा दिया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। जैसे मानव मन के भावों के विचारों और व्यक्त करने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई को वाक्य कहा जाता है। वाक्य की रचना सार्थक शब्दों के मेल से होती है, और सार्थक शब्द वाक्यों के समूह को भाषा कहते हैं। इस प्रकार जिस साधन से लिखने या बोलने वाले का आशय पूरा पूरा प्रकट हो, उसे वाक्य कहते हैं। देखिए सबसे बेहतरीन तरह से समझाया है ये।
जैसा कि मैंने बताया शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाते हैं, तो सार्थक शब्दों को जोड़कर हम वाक्य बनाते हैं, क्योंकि सार्थक होना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, तब जाकर वो वाक्य होता है। तो आइए चलते हैं, वाक्य जान गए आप लोग, परिभाषा जान गए। सार्थक शब्दों का वह व्यक्तित्व समूह जिसमें भाव विचारों को प्रकट हो, उसे वाक्य कहा जाता है। ऐसे भी बोल सकते हैं आप। वाक्य के गुण की बात करें तो वाक्य में निम्नलिखित 6 गुण या विशेषताएं होती हैं। वाक्य के 6 विशेषताएं होती है, या जिसको गुण भी कह सकते हैं। तो देखिए, पहला है सार्थकता। सार्थकता होना चाहिए वाक्य के। कोई भी अगर वाक्य आप बोल रहे हैं, कोई भी वाक्य लिख रहे हैं, उसमें सार्थकता होना चाहिए। सामान्यतः वाक्य रचना के लिए सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किंतु निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ की अभिव्यक्ति करने लगते हैं। देखो तुम दोनों की चिक चिक तुम मुझे तनिक भी पसंद नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, कुछ भी करने से पहले झिकझिक करना तुम लोगों की आदत बन गई है। तो ये दो देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, 2 एग्जाम्पल। जैसे कि देखो तुम दोनों की चिक चिक मुझे पसंद नहीं है, और कुछ भी करने से पहले झिझक करना तुम लोगों की आदत बन गई है। तो ये दोनों वाक्य एक ही है, लेकिन 2 तरह से कहा जा रहा है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो सार्थकता होनी चाहिए। दोनों वाक्य सेम है, लेकिन दोनों से अर्थ तो एक ही निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है ना दोनों से, इसलिए ये सार्थकता होनी चाहिए किसी भी वाक्य में। दूसरा है योग्यता। यहाँ योग्यता का अर्थ है क्षमता। देखिए, योग्यता मतलब कहाँ योग्य हैं आप, क्षमता है आपके पास, तो ये योग्यता होता है, क्षमता होता है। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द में प्रसंग के अनुरूप अर्थ देने वाले की क्षमता होनी चाहिए। जैसे रुक्मिणी चाय खाती है, चाय खाती है, जैसे कि ये चाय खाया जाता है लेकिन चाय पिया जाता है। ये सार्थकता होनी चाहिए, आपके पास योग्यता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। तो ये होता है, आपके पास क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि सचिता बाजार जाती है, ठीक है, माली पाठशाला में बीज बोता है। तो ये सब जो है सार्थकता नहीं है, इसमें कोई भी योग्यता नहीं है। तो योग्यता होनी चाहिए, उसी का भी अर्थ निकलना चाहिए किसी भी वाक्य का। तो योग्यता होनी चाहिए एक। योग्यता का मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि जिससे रिलेटेड हो वही हम बोल सकते हैं वाक्य में, जिससे रिलेटेड हो वही वाक्य बना सकते हैं। ऐसा नहीं बना सकते हैं कि राम राम विद्यालय जाकर नहीं पढ़ता है। ऐसा हम नहीं बना सकते हैं कि राम विद्यालय जाकर नहीं पढ़ता है। राम विद्यालय जाकर पढ़ता है ये बोल सकते हैं, लेकिन राम विद्यालय जाकर नहीं पढ़ता है ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि विद्यालय किस लिए है, तो पढ़ने के लिए ही है। तो भले ही वो ना पढ़े, थोड़ा सा पढ़े, लेकिन पढ़ने के लिए तो विद्यालय है। तो ये वाक्यों को हम जोड़ कर देखते हैं कि कैसे क्या शब्द निकलते हैं, कैसे क्या वाक्यों की योग्यता होती है, कैसे क्या वाक्यों की क्षमता होती है। जैसे कि यहाँ पे रुक्मिणी चाय पीती है, अगर हम बोल दें कि रुक्मिणी चाय खाती है, तो ये सार्थकता नहीं होगा, ये योग्यता नहीं होगा। चाय पिया जाता है हमेशा, खाया नहीं जाता है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका आकांक्षा। आकांक्षा होनी चाहिए, इसका अर्थ है इच्छा। वाक्य में आकांक्षा या इच्छा नहीं होनी चाहिए, अर्थात वाक्य पूरा होना चाहिए। मतलब कि वाक्य में इच्छा और आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, वाक्य को पूरा होनी चाहिए, इसमें शब्द पूरे होने चाहिए, अर्थ की विविधता होनी चाहिए। वाक्य पूरा होना चाहिए, यानी कि किसान फसल क्या कर रहा है, तो कुछ नहीं। किसान फसल रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं। स्टोवेल बुनती है, क्या बुनती है, कुछ नहीं। हिंदी पढ़ते हैं, बच्चे हिंदी पढ़ते हैं ना, तो हिंदी पढ़ते हैं बस, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए इच्छा होनी चाहिए कोई भी शब्द में। फोर्थ है निटकता या सनदती। लिखते या बोलते समय वाक्य में प्रयोग किए गए जाने वाले शब्दों में परस्पर निटकता होनी चाहिए। देखिए, शब्दों को एक प्रकार से मिलता जुलता होना चाहिए, निटकता में होना चाहिए। निटकता मतलब कि आपको नज़दीकी देखनी चाहिए। वह मजदूर जो कल नहीं आया था बीमार पड़ गया, तो ये निटकता दिख रहा है कहीं ना कहीं। यह कारखाना जिसे स्वतंत्रता पूर्व लगाया गया था वह बंद पड़ा है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए वाक्यों में। आपके वाक्य एक दूसरे से मिलते होने चाहिए, मिलते हुए शब्द होना चाहिए। वाक्य में शब्दों में एक निश्चित पदक्रम है, वाक्य में शब्दों को एक निश्चित क्रम में प्रयोग किया जाना चाहिए। आपको वाक्य लिखना है, आपको वाक्य बनाना है, लिखना है, बोलना है, तो एक दूसरे से निश्चित क्रम बनाना चाहिए, निश्चित क्रम में होना चाहिए। घास में मैदान पशु चर रहे हैं, आसमान चमकने लगा सूरज में,
तो ये गलत है ना। आसमान चमकने लगा सूरज में, तो ये कहाँ से अर्थ नहीं निकल रहा है। ये बोल सकते हैं कि आसमान में सूरज चमकने लगा, ऐसे बोल सकते हैं। घास में मैदान पशु चर रहे हैं, पशु घास घास पशु घास चर रहे हैं मैदान में, तो ऐसे सशक्ता होनी चाहिए आपको। तो आप लोग यहाँ समझ सकते हैं, पदक्रम में होना चाहिए, ना कि इधर से उधर। जैसे कि मैदान पहले आ गया तो आसमान पहले आ गया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आप लोग को एक सार्थकता में और एक पदक्रम में एक सार्थकता और एक निटकता होना चाहिए कोई भी वाक्य में। तो आई होप कि आप लोग वाक्य समझ गए होंगे पूरी तरह से। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या है अभी देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे बात कर रहा है क्या, 6 है इसमें, अन्याय। अन्याय होना चाहिए आपके शब्दों में, आपके वाक्यों में। अन्वय का मतलब, अन्वय का शाब्दिक अर्थ है मेल। मेल होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए। वचन काल, कारक, लिंग आदि जो होता है उसको मेल होना चाहिए, उसका अनुरूप एक वाक्य होना चाहिए, एक अर्थ निकलना चाहिए। बिना अर्थ का कोई वाक्य नहीं बनता है, ठीक है। तो गीतिका की बहन किताब पढ़ता है नहीं, पढ़ती है। तो ये शब्द जो होता है इसको आपको सही होना चाहिए कोई भी वाक्य में, ना कि आप पुल्लिंग की बात कर रहे हैं और लगा दे रहे हैं स्त्रीलिंग लास्ट में, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रोहन कल विद्यालय जाता है, रोहन कल विद्यालय जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे शब्द होने चाहिए सही। आगे चलते हैं वाक्य के भेद, आगे देखते हैं। वाक्य के अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन इन भेदों का निवारण मुख्य रूप से 2 आधारों पर किया जाता है। वाक्य के बहुत भेद होते हैं, लेकिन दो वाक्यों पर दो टाइप्स हैं कि हम भेद देखते हैं यहाँ पे। दो टाइप के आधार पर भेद को डिफरेंट किया गया है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो जो अर्थ के आधार पर होता है और एक रचना के आधार पर होता है, ये आपको समझना होगा। देखिए, अगर अर्थ के आधार पर बात करें तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, तो वाक्य से किस प्रकार के अर्थों का बोध हो रहा है उसको आधार पर जब वाक्यों को विकृत किया जाता है तो उस अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कहते हैं। जब अर्थ के आधार पर वाक्यों को डिफरेंट किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है, तो उसको वाक्य के अर्थ के आधार पर कहते हैं। अर्थ निकाल कर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं कि क्या कह रहा है वाक्य, तो इसलिए हम अर्थ के आधार पर कहते हैं। जैसे कि पहला विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य जो होता है ये अर्थवाक्य के सारे पर अर्थवाक्य के अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद होते हैं उसके सारे ये भाग हैं, भेद हैं। तो ये पहला है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य होने की निश्चित सूचना मिलती है उसे विधानवाचक कहते हैं। जैसे देखिए, जिस वाक्य में जो वाक्य हम लोग को कन्फर्म हो कि एक सूचना मिलती है कार्य करने का, सूचना मिले कन्फर्म रूप से, उसको हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। और उसको जो का तो स्वीकार कर लिया जाता है सकारात्मक वाक्य में, ठीक है। तो प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो ये कन्फर्म है ना कि विद्यालय जाता है। बहुत से अधिकारी ईमानदार होते हैं, तो कन्फर्म है कि बहुत से अधिकारी ईमानदार होते हैं। तो ये जो नीचे की बात होती है तो ये विधानवाचक वाक्य होता है। दूसरा है इसमें निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य हमेशा नकारात्मक होते हैं, निगेटिविटी जो भी निगेटिव सेंटेंस होते हैं वो निषेधवाचक वाक्य होते हैं, जिसमें जिस वाक्यों में नहीं लगाया होता है, ठीक है। 4 दिन में वर्षा नहीं हो रही है, जो भी नहीं वाले शब्द होते हैं वो निषेधवाचक वाक्य होते हैं। ये तो बहुत इजी है, आप लोग समझ सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य आप लोग जानते ही हैं कि जिस वाक्यों के अंत में जिस वाक्यों के पहले प्रश्न का चिन्ह लगा हो या लास्ट में, या प्रश्न का जो शब्द है जैसे क्या, कब, कैसे, क्यों, किसके लिए, किनका, तो ये सब जो होते हैं लगे हुए वो प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। सॉरी, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि लास्ट में ये वाला चिन्ह देखने को मिलेगा आपको, ये वाला प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य कौन है। जैसे प्रभात प्रतिदिन विद्यालय कैसे जाता है, कैसे आ गया, कहाँ आ गया, क्या आ गया, क्यों आ गया, कहाँ आ गया,
ये जो भी शब्द आ जाते हैं बीच में, ये हमेशा इंट्रोगेटिव शब्द होते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। और जैसे हाई क्लास में आप लोग ये चिन्ह देख रहे हैं, ये इसका पहचान है प्रश्नवाचक वाक्य का। सॉरी, हमें खांसी हो गई है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा, और क्योंकि मैं पानी ये भी पिया तो थोड़ा सा मेरा वीडियो रुक गया होगा। तो वाटर जी मस्ट वाटर पिया कीजिए आप लोग भी बीच बीच में, क्योंकि अपने सेहत को भी ध्यान देना है। तो आइए चलते हैं, ये फोर्थ है टॉपिक, आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा या अनुमति देने अथवा लेने का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों का विधि विवाचक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे किसी को आज्ञा देना होता है तो हम आज्ञावाचक वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे कि प्रभात, प्रतिदिन विद्यालय जाया करो, मजदूरों प्रोफेशन में काम शीघ्र किया करो। जैसे हम लोग ईमानदारी रिक्वेस्ट के साथ जिसको बोलते हैं वो आज्ञावाचक वाक्य होता है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आ गए हम लोग, और देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है, फिर इसके और भी गुण होंगे। इच्छावाचक वाक्य, देखिए जिस वाक्यों में इच्छा जागृत हो, जिस वाक्यों में इच्छा जागृत हो उसको वाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें इच्छा की भावना प्रकट हो, जैसे ईश्वर करे, हम जैसे ईश्वर को कुछ भी कहते हैं कि ईश्वर ये कर दे वो कर दे, तो जैसे आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ये सब जो होती हैं शुभकामनाएं जो दिया जाता है, मंगल जो दिया जाता है, आशीर्वाद जो दिया जाता है, ये सब इच्छा आज कितना पता नहीं क्यों यार प्रॉब्लम हो रही है इतना। आइए चलते हैं। तो इच्छावाचक वाक्य आप लोग जान गए, समझ गए। आइए आगे चलते हैं। विषमति वाचक वाक्य, जिस वाक्य में विस्मय, भय, हर्ष, दुख, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उसे विषमति वाचक वाक्य कहते हैं। मतलब कि जिस वाक्यों में हम दुख व्यक्त करते हैं, शोक व्यक्त करते हैं, घृणा व्यक्त करते हैं, भय व्यक्त करते हैं, उसको हम विषमति वाचक बोलते हैं। या अरे, आह, हाय, ऐसा शब्द बोलते हैं तो ये विषमति वाचक वाक्य होता है। सातवां भेद, संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से काम पूरा होने से संदेह होने का भाव प्रकट होता है उसे संदेहवाचक कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, इसमें संदेह है कि ये कार्य पूरा होगा, तो उस संदेहवाचक वाक्यों को हम लोग संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद लगाते हैं, संभवतः लगाते हैं, शायद वह आएगा, शायद वह आ जाएगा, संभवतः वह चली गई होगी, ऐसे ऐसे शब्द जो होता है, संभवतः बारिश होगी, ऐसे ऐसे शब्द जो होता है वो संदेहवाचक वाक्य होता है। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य में ये होता है कि हम लोग संकेत करते हैं, संकेत कर कर चीज़ें बताते हैं। जैसे कि अगर, यदि, ऐसे शब्द जो लगाए होते हैं वो संकेतवाचक वाक्य होते हैं। यदि पेड़ों को कटने से रोका जाए तो प्रदूषण बच सकता है, तो यदि का अगर लगाते हैं, अगर लोग यूं ही जल की बर्बादी करें तो पीने के लिए पानी भी नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे ऐसे शब्द जो होते हैं ये संकेत के कहीं ना कहीं संकेत देते हैं सोसाइटी को, कहीं ना कहीं संकेत देते हैं इस पर्टिकुलर व्यक्ति को, तो संकेत वाक्य बनता है। अब देखिए वाक्य रूपांतरण, वाक्य के कर्ता, कर्म और क्रिया को बदलने बिना एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। वाक्य रूपांतरण क्या होता है? एक क्वेश्चन आपको बन सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वाक्य के कर्ता और कर्म क्रिया को बिना बदले हम वाक्य में बदल देते हैं, तो वो वाक्य रूपांतरण होता है। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, निजवाचक कौन है? सुमन बहुत पत्र लिखती है। निषेधवाचक जैसे नहीं लगा है। प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न का भाव हो, तो ये ऐसे शब्द जो है एग्जाम्पल देख सकते हैं आप यहाँ। आइए अगले पेज पे चलते हैं। सॉरी,
ये पेज मैंने डिस्कस कर लिया। हाँ, अगले पेज लास्ट पेज है ये। सॉरी। तो ये देखिए सेम करना है आप लोगों को ये। तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वाक्य किसे कहते हैं मैंने बता दिया आप लोग को। वाक्य कौन कौन सी विशेषताएं होती है ये बता दिया। वाक्य भेद किन किन आधार पर व्यक्ति जाता है ये सब बता दिया मैंने। ये सारा हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन की बात करें देख लें। देखिए दीपावली आते ही बाजार गए, गधे काजी हाउस से नहीं भागना चाहते थे, क्या सलीम अली नहीं रहे। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद पहचानिए, निश्चित स्थानों में लिखिए। देखिए अर्थ के आधार पर वाक्यों को पहचानना है, तो आप लोग पहचानिए और लिखिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वाक्यों को आप लोग पहचान सकते हैं और लिख सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वाक्यों को पहचानिए और लिखिए। जैसे एक एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, क्या सलीम अली नहीं रहे, क्या सलीम अली नहीं रहे, तो क्या लगा है पहले और लास्ट में प्रश्नवाचक है, तो क्या होगा, ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो ऐसे ऐसे शब्द आप लोग ढूंढ सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और आज का चैप्टर पूरा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, जय हिंद। और देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और एक दूसरे के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और क्लास 10 का हम 4th चैप्टर कंप्लीट कर दिए, हिंदी का, हिंदी ग्रामर का। और 3 चैप्टर और होगा जिसमें कि हम लोग कवर करेंगे लास्ट चैप्टर जो अलंकार होता है वो, और पत्र लेखन, राइटर, निबंध लेखन जो होता है, और एडवर्टाइजमेंट का जो हम बता रहे थे, एडवर्टाइजमेंट जो लिखा जाता है तो वो हम लोग करेंगे डिस्कस। और बहुत कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हिंदी ग्रामर का बन सकता है, और पर्यायवाची विलोम ये सब हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आप लोग साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, जय हिंद।